हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो डिज़ाइन ऑफ स्लैब है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्लैब का डिज़ाइन कराने वाला हूँ। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिज़ाइन ए सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर ए रूम 7.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3.5 मीटर क्लियर स्पान, द स्लैब कैरिंग एन इम्पोज्ड लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन प्रति मीटर, यूज M20 मिक्स एंड FE 415 स्टील। ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो हम इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करते हैं, यही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारा 1 वे स्लैब का है कि 2 वे स्लैब का है। तो इसको चेक करने के लिए हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि हमारा लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पान जो होना चाहिए हमारा। यदि 2 से हमारा बड़ा है तो उसे बोल देंगे 1 वे स्लैब। अगर लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पान हमारा 2 से छोटा है या बराबर है तो उसे क्या बोल देंगे, हम 2 वे स्लैब बोल देंगे। तो यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान को जब हमने डिवाइड किया है तब हमारा कितना आया, 2.14 आया। अब 2.14 क्या है हमारा, 2.14 तो हमारा 2 से अधिक है, तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है। तो जब ये वाली कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 वे स्लैब मान करके आगे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये 1 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब को जब हम डिज़ाइन करते हैं आगे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल डेप्थ को अज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल डेप्थ जो हमको अज्यूम करनी है हर किसी स्लैब के क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हम आप ऐसी अज्यूम करें जो हमें आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमें जो सबसे पहले जो डेप्थ को हम अज्यूम करेंगे वो हमेशा 90 mm से 150 mm के बीच में अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर केस में आप 150 mm ही अज्यूम करना, जिससे कि क्वेश्चन आगे गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद जो हम बिर्थ जो अज्यूम करते हैं, बिर्थ हमेशा अज्यूम करके चलते हैं 1000 mm चौड़ी पट्टी। मतलब जब हम स्लैब का जो डिज़ाइन करते हैं वो 1000 चौड़ाई की पट्टियाँ मान करके डिज़ाइन करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, बिर्थ को हमने 1000 mm मान लिया और डेप्थ को 150 mm मान लिया। ज़्यादातर केसों में आप यही मानना, अगर ये मानेंगे आप 150 mm, एक ही माइंड सेट कर लेंगे हमको यही माननी है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप सही से कर पाएंगे और क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना भी कम होगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अब क्या निकालना है, इसका टोटल डेप्थ तो हमने अज्यूम कर ली। उसके बाद क्या करना है, जो हमारी स्लैब होती है उसमें हमने कवर मान लिया कितने का, 25 mm का। जब 25 mm का कवर मान लिया तो हम इसकी इफ़ेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इफ़ेक्टिव डेप्थ की आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इफ़ेक्टिव डेप्थ जो होती है हमारी D जो होता है हमारा क्लियर स्पैन प्लस क्या होता है हमारा, जो हमारा इफ़ेक्टिव कवर होता है, इसको हम माइनस कर देते हैं, सॉरी प्लस नहीं करना है हमको, माइनस कर देना है क्लियर इफ़ेक्टिव स्पैन को, कितने को, 25 को। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया है, 150 में से 25 जो हमारा इफ़ेक्टिव कवर था इसको माइनस कर दिया, तो कितना निकल के आ गया हमारा, ये 125 mm निकल के आ गया। ठीक, उसके बाद हमको सेकंड पॉइंट में क्या करना है, सेकंड स्टेप में इसका प्रभावी पार्ट या इफ़ेक्टिव स्पान निकालना है। तो एक बात और ध्यान रखना आप, जब भी हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो स्लैब जो डिज़ाइन होगी हमारी, चाहे वो 1 वे स्लैब हो
चाहे वो टू वे स्लैब हो, हमेशा और हमेशा शॉर्टर स्पान के अलोंग ही हम उसको डिजाइन करेंगे। तो शॉर्टर स्पान क्या था हमारा 3.5 था। अब 3.5 में को हमने क्या कर दिया, जो हमारी ये स्मॉल डेप्थ आई थी ये इसमें ऐड कर दी। तो उसके बाद हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये इफेक्टिव स्पैन निकल के आ जाएगा। इफेक्टिव स्पैन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, इफेक्टिव स्पैन बराबर टोटल स्पैन और प्लस का स्मॉल डेप्थ, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो ये हमने करके क्या निकाल लिया यहाँ पे, इफेक्टिव स्पैन निकाल लिया। ठीक है, अब इफेक्टिव स्पैन निकालने के बाद हमने क्या करा, तीसरे पॉइंट में हमने क्या निकालना है, अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसका डिजाइन लोड निकालना है। तो डिजाइन लोड में क्या क्या होगा हमारा, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था क्या, इम्पोज्ड लोड दे रखा था। अब इम्पोज्ड लोड क्या होता है हमारा, जो भी हमारी बीम है या स्लैब है, जो बीम या स्लैब के ऊपर जो हमारा लाइव लोड आ रहा होगा, ठीक है, बीम या स्लैब के ऊपर जितना भी लोड आ रहा होगा उसी लोड को हम क्या बोल देते हैं, इम्पोज्ड लोड बोल देते हैं। लेकिन अब बीम के ऊपर जो भी लोड आ रहा है वो तो हमारा अलग रखा, उसके बाद बीम का खुद का लोड भी तो होगा कुछ ना कुछ, कि बीम इतनी मोटी बनती है और स्लैब भी हमारी कुछ मोटाई की बनती है, तो उसका खुद का लोड भी होगा कुछ ना कुछ। तो इन दोनों लोड को जोड़ करके हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर टोटल लोड निकल के आ जाता है। तो पहले हमारा क्या दे रखा था, ये दे रखा था कितना, 5 किलोन्यूटन प्रति मीटर दे रखा था, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर दिया तो 5000 न्यूटन प्रति मीटर आ गया हमारा ये। उसके बाद निकालेंगे हम सेल्फ लोड। अब सेल्फ लोड का फॉर्मूला याद कर लेना आप, 1 गुणा बी गुणा डी गुणा 25,000। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर में निकल के आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 कहाँ से आया हमारा, क्योंकि 1000 mm की चौड़ाई की हमने पट्टी यूज करी थी, तो 1000 mm को हमने क्या कर दिया, ये मीटर में चेंज कर दिया है। तो हमारा क्या आ गया, बी का मान 1 आ गया, डी का मान भी हमने मीटर में चेंज कर लिया है, और 25,000 तो हमारा है ही ऐसे ही। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा निकल के, 3750 न्यूटन प्रति मीटर आ जाएगा निकल के ये। अब टोटल लोड कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो टोटल लोड हमारा निकल के आ गया 5000 प्लस का 3750। तो ये टोटल कितना निकल के आ गया भाई, ये टोटल हमारा निकल के आ गया साहब 8750 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद जो हम काम करते हैं, हमेशा जो हम लिमिट स्टेट मेथड जो यूज करते हैं, इसमें हम फैक्टर्ड लोड पर काम करते हैं, और जो हमारा WSM होता है उसमें हम फैक्टर्ड लोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या करते हैं हम, LSM मेथड में जो हमारा मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या कर लेते हैं, कम मान करके डिजाइन करते हैं, लेकिन लोड को हम ज़्यादा आता हुआ मान लेते हैं। तो लोड को जब ज़्यादा आता हुआ मानेंगे तो हमारा सेफ होगा ओवरऑल। तो लोड को ज़्यादा मानने के लिए क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए कितना लेते हैं, 1.5 लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ गया हमारा, ये 1.5 और ये 8750, इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने दोनों की, तो कितना आ गया हमारा 131.25 न्यूटन प्रति मीटर निकल के आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टर्ड मोमेंट निकालना है। अब फैक्टर्ड मोमेंट क्या होगा हमारा, तो हमारी ये क्या थी, स्लैब सिंपली सपोर्टेड मान के कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में भी दे ही रखा था। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है हमारा, मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम मोमेंट कितना आता है, WL²/8 आता है। ये हमने सोम की बुक में पढ़ रखा है, वहाँ से निकाल भी रखा था उस समय। तो ये क्या होता है, ध्यान रख लेना आप, कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है या स्लैब होती है, उस पर जो मैक्सिमम मोमेंट आता है कितना आएगा, अगर हमारा UDL लगा हुआ है तो WL²/8 आता है। तो सारे मान हमने यहाँ पे कर दिए पुट। ये WU का मान हमने 131.25 आया था हमारा, और L का मान 3.625 था हमारा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल गया, ये फैक्टर्ड मोमेंट निकल गया। इसी फैक्टर्ड मोमेंट की हमें आगे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, कितना आ गया, 21,558.84 न्यूटन मीटर आ गया हमारा निकल के ये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है जी इफ़ेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। मतलब ये एक तो डेप्थ हमने मान ली थी, कितनी आई थी हमारी 150 mm, और जिसकी हमने इफ़ेक्टिव कितनी निकाल ली थी, 125 mm निकाल ली थी। अब एक हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम निकालेंगे और जो हमने अज्यूम करी थी उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो जो हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे वो हमारी हमेशा कम आनी चाहिए,
तभी हम उसको सेफ मानेंगे। अगर ये ज़्यादा आ गई तो हम इसको रीडिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे। तो ये फार्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा फैक्टर्ड मोमेंट का, जो LSM के लिए होता है, कितना होता है 0.36 FCK B XU D माइनस 0.42 XU। ये फार्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, बुक में भी यही रखा है। तो ये फार्मूला ओवरऑल याद करना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस मान के चल रहे हैं। जब बैलेंस मान लेंगे तो XU क्या हो जाएगा हमारा, XU लिमिटिंग के बराबर हो जाता है। XU बोल लो या XU लिमिटिंग बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो XU लिमिटिंग के मान हमारे ये होते हैं, ये हमारे कोडल प्रोविजन में दिए हैं हमें। तो कोड्स के अकॉर्डिंग हमारे XU लिमिटिंग के मान क्या होते हैं। अगर Fe 250 का स्टील हम यूज कर रहे हैं तो कितना होगा 0.46 इंटू डी हो जाएगा। Fe 415 का यूज कर रहे हैं तो 0.48 इंटू डी, और Fe 500 का यूज कर रहे हैं हम तो 0.46 इंटू, नहीं सॉरी ये गलती से लिख दिया है हमने, ये 0.46 की जगह यहाँ पे ये वाला तो 0.46 सही है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा 53 हो जाता है। ये थोड़ा इसे सही कर लेना, यहाँ पे 53 होता है। ठीक है, तो ये 0.46 इंटू डी तो सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, Fe 415 दे रखा था, तो हम कौन सा यूज करेंगे 0.46 इंटू डी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे। MU का मान हमने ये पुट कर दिया, और FCK हमारा कितना था, M20 की हम कंक्रीट यूज कर रहे थे, तो M20 की कंक्रीट के लिए जो हमारा FCK का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, B का मान हमारा 1000 होता ही है, ये पीछे हमने एज्यूम करा था 1000 mm चौड़ाई की पट्टी, और XU का मान कितना आ जाएगा 0.48 इंटू डी। डी का मान हमारा इसे ऐसे रखेंगे 0.42, XU का मान फिर से हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0.48 इंटू डी रख देंगे। अब इसको ओवरऑल हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा डी का जो मान निकल के आएगा कितना आएगा 88.39 mm आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब ये 88.39 जो है हमारा, और हमने मानी कितनी थी 125, अब आई कितनी है 88.39, तो इसका मतलब क्या है हमारा 125 से कम आ रही है, तो इसका मतलब सेफ है हमारा, तो इसे लिख देंगे हम ओके है। ठीक है, तो ये ओके है हमारा। उसके बाद हमें अगले पॉइंट में क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील निकालना है। अब एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला हमारा, क्योंकि वो तो हमारा कंक्रीट के लिए फार्मूला लगाया था हमने, अब स्टील वाला फार्मूला लगा देंगे हम। तो स्टील वाला फार्मूला क्या होता है, MU = 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। तो सारे मान यहाँ पे पुट कर दिए हमने। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा है, अब D का मान कितना पुट करेंगे, क्योंकि 125 जो हमने गहराई इसकी मानी थी या डेप्थ मानी थी, ठीक है, वो 125 आई थी हमारी स्टार्टिंग में एज्यूम जो करी थी हमने, तो वो इसका मतलब सही है हमारी, अब सेफ़ है क्योंकि ये कम आ रही है। तो अब 125 ही आगे लेके चलेंगे हम, तो 125 रखेंगे यहाँ पर डी का मान। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टीलिंग हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इस 125 डी के मान को यहाँ पर पुट करने के बाद और सारे मान पुट करने के बाद हमारा यहाँ से AST का मान निकाल लेंगे हम। AST का मान कितना आ जाएगा हमारा 598 mm² आ जाएगा। ठीक है, जस्ट सॉल्व भी करना, कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद हमें क्या करना आगे क्या करना है अभी हमें, अब मेन स्टील हमें निकालेंगे इसकी। तो मेन स्टील में हमने क्या कर लिया, 10 mm डाया की बार्स यूज कर ली हमने। तो 10 mm डाया की बार्स यूज कर ली, तो नंबर ऑफ बार्स कितनी जाएंगी हमारी, जो हमारा एरिया ऑफ स्टील था अपॉन जो 10 mm डाया की जो बार यूज करी है उस एक बार का जो एरिया है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे आपस में, तो कितनी आएंगी 7.6, या इसे हम 7 बार या 8 बार बोल सकते हैं। मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं हम, ये 8 बार्स हो जाएंगी यहाँ पे हमारी। ठीक है, अब स्पेसिंग ऑफ बार्स मतलब जो हमारी बार्स होंगी वो एक दूसरे से कितनी कितनी डिस्टेंस पे डाली जाएंगी, उसे हम स्पेसिंग बोल देते हैं। तो स्पेसिंग ऑफ बार्स का फॉर्मूला हमारा ये है, मतलब इस एक बार्स का एरिया मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन AST, तो इससे ये कितना निकल के आ जाएगा 131.34 आ जाएगा निकल के। अब हमने हमारे कोड ने भी कुछ हमें प्रोविज़न दे रखे हैं। कोड ने क्या बोल रखा है कि जो स्पेसिंग होनी चाहिए हमारी वो या तो 3D के बराबर होनी चाहिए या 300 mm के बराबर हो, और यह जो हमने निकाली है फॉर्मूले से, इन तीनों में हमारी जो भी हमारी मिनिमम होगी उसे हम अज्यूम करके चलेंगे आगे, उसे ले लेंगे हम। तो 3D से निकाला हमने, कितना आ गया 375,
300 तो हमारा है ही और 1 हमारा ये आया था। अब इन तीनों में कौन सा कम है सबसे? 131.34। तो जब 131.34 हमारा सबसे कम है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अतः जो हम 10 mm 12 की जो छड़ यूज कर रहे हैं वो 131.34 mm सेंटर टू सेंटर हमारी स्पेसिंग पर डाली जाएंगी। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा भाई, ये तो हमारा मेन स्टील हो गया। अब स्लैब में हमारे 2 प्रकार के स्टील डाले जाते हैं, एक मेन स्टील, एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का जो फॉर्मूला होता है 0.12% इंटू ग्रॉस एरिया। अगर हमारा FE 250 यूज करते तो यहाँ पे 15% ले लेते इंटू ग्रॉस एरिया का 0.15%। तो हमारा हमने क्या यूज करा? FE 415 यूज करके चले हम। ठीक है, तो 415 के लिए हम क्या करेंगे? 12% इंटू ग्रॉस एरिया। तो एरिया ऑफ स्टील कितना जाएगा? 12% और ग्रॉस एरिया कितना था? 1000 गुणा 150, तो कितना जाएगा हमारा? 180 mm²। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? 6 mm डाया की हमने क्या मान ली? बार्स मान ली। तो सेम इस बार्स का, एक बार्स का हमने एरिया निकाल लिया, ये निकाल लिया है। उसके बाद इसकी स्पेसिंग निकाल दी, सेम पीछे वाला फॉर्मूला। एक बार्स का एरिया ये निकाल लिया हमने, गुणा 1000 बटे में 180, कितना निकल के आ गया? 157.22 निकल के आ गया हमारा ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? ये सारा हमारा हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसे शियर में चेक करेंगे कि हमारा शियर में ये ठीक है कि नहीं है। तो शियर में चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम शियर फोर्स निकालेंगे इसका। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमने सोम की बुक में पढ़ रखा था। तो शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BU = WL/2 होता है हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स, जो सिंपली सपोर्टेड बीम पर आता है UDL के लिए WL/2 होता है। अब W जो लेंगे हम कौन सा लेंगे? फैक्टर्ड वाला लेंगे। तो 8750 इंटू 1.5 जो फैक्टर वाला ले लिया हमने। यह डायरेक्टली दूसरा एक और दिखाया था मैंने, तो ये 1.5 गुणा 8750 ये रखेंगे हम यहाँ पे। ये कैसे आया है हमारा? ये मैंने ऊपर दिखाया था अभी आपको, ये दिखा देते दोबारा से, कहाँ गया? ये था। तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ से उठा कर रख दिया, ये वाला मल्टीप्लाई करके नहीं रखा, ये डायरेक्टली उठा कर रख दिया यहाँ से। ठीक है, 1.5 गुणा 8750। ठीक है, तो ये आया हमारा ये। कहाँ गया वो? ये आया। तो ये रख दिया हमने। L का मान 3.5। यहाँ पे जो L लेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा स्पान लेते हैं हम, वो क्लियर स्पान लेते हैं, ना कि इफेक्टिव स्पान। तो क्लियर स्पान हमारा कौन सा जाएगा? 3.5। तो हमारे BU का मान निकल जाएगा ये। BU क्या हमारा यहाँ पे? फैक्टर्ड शियर फोर्स है हमारा ये। ठीक है, जब फैक्टर्ड शियर फोर्स निकल आया तो हम क्या करेंगे आगे? सबसे पहले निकालेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेस। अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये है, τB = होता है BU/BA गुणा का D। तो BU का मान हमने पीछे निकाला अभी, और B का मान हमें पता ही है 1000 mm चौड़ाई की पट्टी माननी है हमें, और 125 हमारा ये था ही D का मान। तो ये कितना निकल गया है हमारा? B का मान, τB का मान आ गया हमारा 0.18 न्यूटन प्रति mm²। ये क्या आ गया? नॉमिनल शियर स्ट्रेस आ गया। अब हम आगे क्या निकालेंगे? परमिसिबल शियर स्ट्रेस निकालेंगे। अब परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो निकालते हैं हम, वो हम टेबल से देखते हैं। लेकिन टेबल से कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ परसेंटेज निकालना होता है। एरिया ऑफ परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम टेबल से उसको चेक कर लेंगे। तो एरिया ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? PT = हमारा ये फॉर्मूला होता है AST × 100/B गुणा का D। ठीक है, तो AST कितना आया था? 598 मल्टीप्लाई कर दी 100 से, डिवाइडेड बाई 1000 गुणा का 125। ये कितना निकल के आ गया? 0.49% आ गया। अब 0.49% के लिए हम जो एरिया ऑफ स्टील है, 0.49% के लिए हम τC का मान टेबल से देख लेंगे। ये दिख रहा नहीं टेबल? तो टेबल से देखेंगे, देखो टेबल में दिखा देता हूँ, 0.48 के आसपास आएगा, ये दिखा देता हूँ। तो ये कैसे देखेंगे हम? ये हमारी टेबल दे रखी है, कितना था? 0.49 था। तो 0.49 के लिए हम कहाँ से देखना है भाई?
क्या था हमारा 0.49 था। अब 0.49 हमारा कहाँ जाएगा, कहीं 50 के आसपास आ जाएगा। तो 50 के आसपास हमारा आ जाएगा ये, किसके मान है इस टेबल में, टाउ सी के मान है। ये आपको बुक में मिल जाएगी टेबल, इसी टेबल से हम सारे मान देखते हैं। तो ये किसके आसपास है, 50 के आसपास है हमारा 0.49। हमें देखना M20 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था कि ग्रेड कौन सा यूज़ करना है, M20। तो M20 के लिए कितना आता है, 0.48 आता है। तो हमें कितना लेना है, 0.48 लेना है। अब ये 0.48 या इसके आसपास ले लो। तो यही हमने ले रखा है, यही हमें लेना है, ठीक है। कितना ले लिया हमने, 0.48 ले लिया अब ये। तो ये अब आप टेबल से देख सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएगी टेबल ये। तो ये टेबल से हमारा कितना आ गया, 0.48 न्यूटन प्रति mm²। अब इन दोनों को चेक करेंगे हम कि टाउ सी अधिक है या टाउ बी अधिक है। तो अगर टाउ बी हमारा अधिक है किससे, टाउ सी हमारा अधिक है टाउ बी से, तो हम इसे क्या बोल देंगे कि ये ओके है हमारा, इसे आगे हम शेयर में कोई डिज़ाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम यहाँ मिनिमम शेयर दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम शेयर हम ना भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो आगे हमें कुछ नहीं करना, बस इसका डायग्राम बना देना है हमें अपने बीम का। तो बीम का डायग्राम हमारा ये हो गया। ये सारी हमें छड़ें दिखा देनी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आगे अगर हम करना चाहें तो डेवलपमेंट लेंथ भी चेक कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, और हम डिफ्लेक्शन भी चेक कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि ये भी चेक करिए। अगर ना बोल रखा है क्वेश्चन में तो आप यहीं तक करके आ सकते हैं, आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। यहीं पर छोड़ सकते हैं आप। तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्लैब का डिज़ाइन करने के लिए आता ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।